वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कक्षा 12 के विद्यार्थी जो लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तथा इंग्लिश के अंदर उनके 4 चैप्टर है, उसमें से पहला है सिंथेसिस। तो ये ग्रामर का पार्ट है। इंग्लिश में कक्षा 12 के विद्यार्थी हो तो ये ग्रामर का पार्ट है और इस पार्ट को हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। सिंथेसिस। सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस का मतलब होता है दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाना। ओके, तो सिंथेसिस में क्या होगा? आपके सिंथेसिस में होगा दो वाक्यों को जोड़कर दो क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़कर एक वाक्य बनाना या एक सेंटेंस बनाना। इट मीन्स सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस दो वाक्यों को या दो क्लोजेज को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाना, जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना, जोड़ना। तो यहाँ पर इंग्लिश भाषा के अंदर हम दो वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाएंगे, उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम आते हैं। तो आप लिखिए, नंबर 1 होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। और नंबर 3 होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस के दृष्टिकोण से इंग्लिश के अंदर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम इन तीनों ही वाक्यों के प्रकारों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य है ना। सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जो दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर बनाते हैं, और या एक भी वाक्य सिंपल हो सकता है या एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर बनने वाला वाक्य सिंपल वाक्य ही हो, तो उसे हम सिंपल वाक्य कहते हैं। नंबर 2 होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और नंबर 3 होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक इसको समझते हैं। चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। दो क्लोजेज या दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा वाक्य या एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। सिंथेसिस के द्वारा हम 3 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य हिंदी में। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को आप हिंदी में लिख लीजिए संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य हिंदी में इनका अर्थ इस टाइप से होता है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हिंदी में अगर आप अर्थ रखना चाहो याद, तो इसको आप सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 1 पर, सिंपल सेंटेंस। अब पहला है सिंपल सेंटेंस। नंबर 1 पर है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, एग्जाम्पल ले लीजिए। सिंपल सेंटेंस के अंदर मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। फॉर्मूला होता है सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इक्वल टू बनेगा सिंपल सेंटेंस। यानी कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर जो बनने वाला वाक्य है वो भी सिंपल हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। पहला वाक्य सिंपल होगा, दूसरा वाक्य सिंपल होगा और बनने वाला वाक्य भी सिंपल ही होगा। ऐसे वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तथा दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर बनाने की इस प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस के अंदर सिंथेसिस क्या होगा? एक नंबर सिंपल सेंटेंस होगा, दूसरा नंबर भी सिंपल सेंटेंस होगा और उसको उन दोनों को जोड़कर बनाएंगे वो भी सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो इस प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस यानी जोड़ना। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होगा? दो सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे और उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस से जुड़कर बनने वाला वाक्य भी सिंपल सेंटेंस होगा। इस सिचुएशन में वो पूरा वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ये एक सिंथेसिस की प्रक्रिया है। इसके अंदर सिंथेसिस हो गया। आप देख लीजिए, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 दोनों जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने की प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट 2 नंबर है कंपाउंड सेंटेंस। इसका सूत्र देखते हैं हम। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। इसका सूत्र लिख लीजिए आप, इसको आप सूत्र लिख लीजिए। संयुक्त वाक्य का सूत्र या सिंटेक्स क्या होता है? हाँ, सिंटेक्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंटेक्स। मैं आपको इसको सूत्र ही लिखा देता हूँ। हाँ, इसका सिंटेक्स या सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है? नंबर 1, सिंपल सेंटेंस अब मैं शॉर्टकट लिखा देता हूँ आपको। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस। एक बार यहाँ पर मैं आपको यहाँ प्लस और लगा देता हूँ। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, तो इसमें भी क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा और दूसरा वाला भी सिंपल सेंटेंस होगा
और दोनों जुड़कर बनेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बीच में ये दोनों किससे जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, इसके बीच में जो चीज आएगी यहाँ पर, इस चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो शब्द आएगा ये होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस होगा, दूसरा वाला भी सिंपल सेंटेंस होगा, और दोनों सिंपल सेंटेंस आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ेंगे, तो फिर जो नया वाक्य बनेगा वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। इट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस अगर जुड़ते हैं तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरी पिछली क्लासेस में मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके 4 प्रकार होते हैं अलग अलग टाइप के, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल से उसको समझें। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने रीड 2025 के लिए समझाया हुआ है, तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी वो उतना ही उपयोगी है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम अभी उदाहरण और लेंगे। ओके, तो अब कंपाउंड सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब देखो इसमें पहले वाला जो सिंपल सेंटेंस है और दूसरे वाला जो सिंपल सेंटेंस है, दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही मेन क्लोज होंगे, दोनों ही मेन क्लोज होंगे। ये भी मेन क्लोज होगा, ये भी मेन क्लोज होगा। हाँ, तो मेन क्लोज मीन्स प्रिंसिपल क्लोज होंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे। इस क्लोज का भी अपने आप में, इस सेंटेंस का भी अपने आप में पूर्ण अर्थ होगा, क्योंकि ये अभी तो सेंटेंस है, लेकिन जब जुड़ेगा तो ये क्लोज बन जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस पूरा सेंटेंस तो ये बनेगा, तो उस कंडीशन में ये क्लोज बन जाएगी, ये भी क्लोज बन जाएगा, ये भी क्लोज बन जाएगा, और पूरा वाक्य बनेगा, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये लिख लीजिए। अब हम लेते हैं नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी दो या दो से अधिक सेंटेंस से बनकर मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 3 पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अब मिश्र ले लीजिए, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो लिखिए आई फेल्ट हैप्पी। I felt happy that you progressed. That you progressed satisfactorily. Satisfactorily. I felt happy. मैंने
खुशी महसूस की, है ना, मैं खुश हुआ या मैंने खुशी महसूस की। दैट यू प्रोग्रेस्ड सेटिस्फैक्ट्रीली, कि आपने जो प्रोग्रेस की है वो संतोषजनक प्रोग्रेस आपने की है ना। आई फेल्ट हैप्पी, मुझे खुशी हुई कि तुमने या आपने संतोषजनक प्रोग्रेस की, हाँ, ये अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए दो है, एक ये जो डेट है ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दैट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मेन क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज के जोड़ने के लिए जो कंजक्शन काम में आते हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना। तो एक तो ये है मेन क्लोज, ये है मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, या इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, ये तीन नाम है इसके, तीनों नाम, इन तीनों का ये मतलब होता है कि यह वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट जो क्लोज होते हैं वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं, अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाले वाक्य होते हैं या क्लोज होते हैं। यहाँ पर ये क्लोज है तो क्लोज होते हैं, है ना। क्लोज मीन्स उपवाक्य। देखिए यहाँ पर ये पूरा जो सेंटेंस है हम वाक्य इसको कहेंगे आई फेल्ट हैप्पी दैट यू प्रोग्रेस्ड सेटिस्फैक्ट्रीली, है ना। यानी कि ये पूरा जो यहाँ तक फुल स्टॉप तक ये चलता आ रहा है, ये पूरा वाक्य है। तो वाक्य तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर इस वाक्य के अंदर जो दो अलग अलग टाइप के छोटे वाक्य हैं जिनको हम क्लोज कहते हैं, है ना। एक बड़े वाक्य के अंदर छोटे जो वाक्य होते हैं उनको हम उपवाक्य या इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोज। तो यहाँ पर एक तो क्लोज हुआ ये आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट हैप्पी, है ना, ये एक नंबर का क्लोज है। फिर दैट है, दैट आप सभी को पता है दैट एक कंजक्शन है। और कैसा कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पर भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसके बाद में है यू प्रोग्रेस्ड सेटिस्फैक्ट्रीली, दैट यू प्रोग्रेस्ड सेटिस्फैक्ट्रीली, कि आपने संतोषजनक प्रोग्रेस की, है ना। तो आपको इसके अर्थ से ये लग रहा है कि इसके अर्थ में कुछ जुड़ा हुआ है, अर्थ अधूरा लग रहा है ना। मान लो ये अभी नहीं होता, ये वाक्य मान लो अभी नहीं होता है, ये क्लोज होता ही नहीं, डेट से पहले वाला ये क्लोज है जिसका हम मेन क्लोज है, होता ही नहीं। तो क्या इस वाक्य का अर्थ पूरा निकल रहा है आपके पास, दैट यू प्रोग्रेस्ड सेटिस्फैक्ट्रीली, कि आपने संतोषजनक प्रोग्रेस की, संतोषजनक प्रोग्रेस की इसका मतलब वाक्य के अंदर कुछ अधूरा है, कुछ छुटा हुआ है, लग रहा है ना। इसीलिए ये जो दैट के बाद वाला जो है या दैट सहित, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा होता है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है वही सबऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, या वही डिपेंडेंट क्लोज होता है। ये डिपेंडेंट क्लोज है, दैट के बाद वाला जो क्लोज है ये डिपेंडेंट क्लोज है। और इसका अर्थ आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट हैप्पी इस मेन क्लोज पर निर्भर करता है ना। मैं खुश हुआ, क्यों खुश हुआ उसका ये कारण है ना। तो यहाँ पर डेट से पहले वाला जो है ये मेन क्लोज, और डेट के बाद वाला जो क्लोज है ये सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज है। जो कि इसका अर्थ क्यों है डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इस क्लोज का, इस उपवाक्य का अर्थ इस मेन क्लोज पर निर्भर है, तभी ये पूरा सेंटेंस
का जो अर्थ है वो क्लियर होता है, नहीं तो आधा अधूरा रह जाता है। आपने भी देखा भी होगा, दैट यू प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्रीली, कि आपने संतोषजनक परिणाम दिया या प्रोग्रेस की। तो इस की का अर्थ नहीं आ रहा है, इस की का अर्थ इस पर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके। तो ये मेन क्लोज होता है और ये होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। ये जो पूरा क्लोज है, यू दैट यू प्रोग्रेस्ड सेटिस्फैक्टरीली, इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, निर्भर वाक्य, जो वाक्य सबऑर्डिनेट क्लोज, या फिर इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। तो ये जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद में आने वाला, या जिस क्लोज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया हुआ है, वो क्लोज ये ना, ये डेट के बाद में कौन आया है, ये आया है। तो ये वाला जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, या जिस क्लोज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया हुआ है, वह क्लोज सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है। उस क्लोज का अर्थ उससे पहले वाले मेन क्लोज पर निर्भर करता है, तभी उसका अर्थ पूर्ण होता है। ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता है। इसका अर्थ कहीं न कहीं पहले वाले क्लोज पर निर्भर करता है, इसलिए इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लोज कहते हैं। और इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, पूरे वाक्य जिसके अंदर एक मेन क्लोज भी होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज भी होता है, और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये डिपेंडेंट क्लोज इससे जुड़ा रहता है मेन क्लोज से, इस टाइप का जो पूरा वाक्य बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? अब हम सूत्र लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, है ना। सिंपल सेंटेंस सूत्र कह दीजिए आप इसको, सिंटेक्स कह दीजिए, जो आपको अच्छा लगे कह दीजिए। सिंपल सेंटेंस प्लस सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस फिर सिंपल सेंटेंस, ये जो बनेगा ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? यानी कि सिंपल सेंटेंस प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर दो सिंपल सेंटेंस एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और उसके बाद में जो सेंटेंस बनेगा, ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर? तो आपको तीनों टाइप के सेंटेंसेस मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसके अंदर दो सिंपल वाक्य, दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य मिलकर एक सिंपल वाक्य बनाते हैं। सिंपल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। तो वो क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस की सिंथेसिस होती है। नंबर 2 होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उनके बीच में एक कंजक्शन आ जाता है जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, है ना। तो दो सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उसके बाद में जो सेंटेंस बनता है बड़ा वाला, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के बीच में जो कंजक्शन होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, और उसके बाद में जो बड़ा वाला वाक्य बनेगा वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट मीन्स तीनों ही, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो,
तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस में दो या दो से अधिक सेंटेंस जुड़ते हैं, है ना। अगर वो किसी भी कंजक्शन के द्वारा नहीं जुड़ते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस होते हैं, है ना। अब मैं इसकी एक समरी बताता हूँ आपको लिखकर, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। उसके बाद में एक बार पुनः मैं आपको रिपीटेशन करवा देता हूँ कि तीनों ही प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके जो बेसिक क्या है, उनका मूल क्या है। उसके बाद में हम अपने विषय वस्तु पर आगे चलेंगे, जो आपके कोर्स के अंदर है उसको चलेंगे। लेकिन पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंथेसिस क्या है, और सिंथेसिस में बनने वाले तीन टाइप के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों का जो बेसिक क्या है, क्यों वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, क्यों सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, या फिर क्यों वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। तो नंबर 1 पर था सिंथेसिस के अंदर सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, आपने ये एक बार पढ़ लिया है, सिंपल सेंटेंस, है ना। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है ना, और फिर दूसरा सिंपल सेंटेंस होता है, और बनने वाला भी सिंपल सेंटेंस ही होता है, यह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर, ऐसे होता है। अब 2 नंबर था कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है ना, फिर एक सिंपल सेंटेंस होता है ना, और उसके बीच के अंदर जुड़ा हुआ होता है एक कंजक्शन जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं, दोनों किससे जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल सेंटेंस, डायरेक्टली सिंपल सेंटेंस, दोनों सेंटेंस जुड़ जाते हैं और नया वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस जुड़ते हैं, किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। लेकिन किसके द्वारा जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। ये किसके द्वारा जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। अगर दो सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो वो जो बनने वाला सेंटेंस है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, है ना। यही फर्क है, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में क्या फर्क रहेगा, सिंपल सेंटेंस के अंदर भी दो सिंपल सेंटेंस वाक्य मिलेंगे, दो सिंपल सेंटेंस जुड़ेंगे, है ना, और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर भी दो सिंपल सेंटेंस जुड़ेंगे। फर्क क्या है, सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई कंजक्शन नहीं होगा, क्लियर, और अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब नंबर 3 पर देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सेंटेंसेस लिख लीजिए आप इसको। अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस, है ना, फिर एक सिंपल सेंटेंस होगा, है ना। अब बीच में क्या होगा, बीच में होगा, इसमें तो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें होगा सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इट मीन्स सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस अगर किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो फिर बनने वाला बड़ा वाला जो वाक्य है वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों प्रकार के सेंटेंसेस का बेसिक क्लियर हो गया है।
और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट बन जाएगा कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फिर आपको आगे की जो कंटेंट है, आपकी विषय सामग्री है, आपके कोर्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप बेसिक को समझिए, आप रूट्स को समझिए कि वास्तव में, जैसे मान लो आपको कह दिया कि दो वाक्य दे दिया और कह दिया कि इसको सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो अब आपको ये पता होगा कि दो सिंपल सेंटेंस आपस में जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तभी आप बना पाओगे। इसी तरीके से आपको कह दिया, दो सिंपल सेंटेंस मान लो दे दिए और फिर कोई एक कंजक्शन लिख दिया और कह दिया कि इसका प्रयोग करते हुए, या दो कंजक्शन दे दिए, इनका प्रयोग करते हुए आप इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, या इस कंजक्शन का प्रयोग करते हुए आप इसको जोड़िए, तो उस कंडीशन में आपको कंपाउंड सेंटेंस बना दोगे। मान लो आपको दो सेंटेंस दे दिए और बीच में एक कोई कंजक्शन दे दिया, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन दे दिया, इसका मतलब वो बनने वाला वाक्य क्या होगा? बनने वाला वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित टाइप का वाक्य होगा। क्लियर? तो ये तीन प्रकार के सिंथेसिस के अंदर ये तीन प्रकार के ही जो वाक्य हैं वही चलेंगे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या फर्क है इन तीनों के अंदर, वो आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा, है ना? आप बिल्कुल, कोई भी आपसे पूछे तो आपका उत्तर एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि दो सिंपल सेंटेंस अगर जुड़े हुए हैं आपस में तो बनने वाला वाक्य भी सिंपल सेंटेंस होगा। अगर दो सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं तो बनने वाला वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और अगर दो सिंपल सेंटेंस किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं तो बनने वाला बड़ा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। दैट्स ऑल। क्लियर? ओके, चलिए इसको आप उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो आपको तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया होगा। अब हम थोड़ा चलते हैं अपने प्रथम वाले वाक्य पर, सिंपल सेंटेंसेस पर, कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखो, हम तीनों तरह के सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर 1 पर है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के भी बहुत प्रकार होते हैं, है ना? उन प्रकारों को हम समझेंगे। अब कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेज में तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उसके अंदर तो बीच में कोई एक कंजक्शन आ जाएगा, है ना? अगर कंपाउंड वाला सेंटेंस बनाना है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस बनाना है तो फिर उसके बीच में, उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में कौन सा कंजक्शन आएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा, कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों ही कंजक्शंस के द्वारा जुड़कर बनते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस जो होता है वो कंजक्शन के द्वारा नहीं बनता, उसके अंदर कुछ अलग टाइप से वाक्य को सिंपल बनाना पड़ता है, उसके द्वारा हम उस वाक्य को, दो वाक्यों को, उन वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाते हैं। तो अब देखो, एक बार सिंथेसिस को आपको क्लियर हो गया होगा। सिंथेसिस किसे कहते हैं? आप लिख लीजिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर, या मिलाकर सिंपल सेंटेंस ओब्लिक कंपाउंड सेंटेंस, ओब्लिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को, ही
सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। क्लियर? मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया था, इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ये अगर शुरुआत में मैं आपको परिभाषा लिखाता तो आपको उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन अब आपको ये परिभाषा लिखाते ही समझ में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपको क्लियर है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर अगर हम सिंपल सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो इस सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को ही सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस किसे कहते हैं? इसका मूल अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच वी कंबाइन टू सेंटेंसेस एंड द फाइनल सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। ओके, अब इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाने के क्या क्या तरीके हैं, वो सारे हम अभी करने वाले हैं। ओके, तो अब हम करते हैं सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, ये लंबा चलेगा, हेडिंग आप डाल लो सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब सिंथेसिस के अंदर सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस में 1 नंबर हेडिंग डाल देता हूँ, उसके बाद में 2 नंबर पर आएगा सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस और फिर 3 नंबर पर आएगा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो सिंथेसिस के अंदर ही अब 1 नंबर पर है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने की सिंथेसिस। ओके, अब देखो सिंपल सेंटेंस हकीकत में कहते किसे? सिंपल सेंटेंस कैसे कहते किसे? इसको आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, अब इसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? प्ले वर्ब है ना। क्रिकेट क्या है? सेंटेंस के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्ट है, कर्म है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो जोड़ा होता है उसको हम क्लोज भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो जोड़ा होता है उसको हम क्लोज कहते हैं। तो ये हो गया क्लोज, है ना, ये हो गया क्लोज। ये तो बात हुई क्लोज की और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की। अब सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? इसको थोड़ा गौर से देखना। अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब मीन्स टेंस बताने वाली वर्ब, टेंस मीन्स काल बताने वाली वर्ब, है ना। प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है वो सेंटेंस, है ना, टेंस बताने वाली वर्ब। अब जब आप पढ़ते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको जस्ट 2 क्लासेस पहले बताया था टेंस चार्ट, उसके अंदर मैंने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 2 कॉलम बताए थे। पहला था हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा था वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाली जो वो कॉलम है, वो जिस सब्जेक्ट में वो कॉलम जहाँ किसी सेंटेंस में काम करते हैं वो सारी टेंस वर्ब होती है। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है टेंस बताने वाली क्रिया। ठीक है,
अब इसको मैं आपको वापस थोड़ा समझाता हूँ। एक मैंने लिख दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या मतलब हुआ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, एक मैंने लिख दिया प्लेइंग इज गुड हैबिट। इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, प्लेइंग इज गुड हैबिट, खेलना अच्छी आदत है ना, या प्लेइंग इज हेल्दी हैबिट, खेलना स्वास्थ्यवर्धक आदत है, अच्छी आदत है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत है। और इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर टेंस्ड वर्ब, टेंस्ड वर्ब, फाइनाइट वर्ब मीन्स टेंस्ड वर्ब, आपके एक वर्ड आएगा फाइनाइट वर्ब, है ना, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इक्वल टू टेंस्ड वर्ब, टेंस्ड वर्ब। अब टेंस्ड वर्ब क्या होती है, टेंस बताने वाली वर्ब, टेंस बताने वाली वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, टेंस बताने वाली वर्ब, जिस वर्ब के द्वारा हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, या फिर फ्यूचर टेंस का है, या फिर प्रेजेंट सिंपल वाला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस वाला है ना, प्रेजेंट के चारों, या फिर पास्ट सिंपल का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, पास्ट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस का है, और या फिर फ्यूचर का है। फ्यूचर में क्या क्या होंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। टोटल 12 टेंसेज होते हैं। मैंने आपको टेंस स्टार्ट करके बताया था पिछली क्लासेज में, बहुत ही डिटेल से बताया था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। आपको टेंसेज के बारे में जो वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स, उसको मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग जो है ये V4 है, V4 मीन्स V1 प्लस ING, है ना, मैंने बताया था टेंस चार्ट के अंदर, आप देख लेना, ये V1 प्लस ING फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो प्लेइंग है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो प्लेइंग है वो टेंस बताने वाली क्रिया है ना, इज एम आर के साथ ING वाली फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, टेंस बता रही है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहां पर देखो ये कौन सा टेंस है, प्लेइंग इज गुड हैबिट, खेलना अच्छी आदत है। तो यहाँ पर टेंस कौन सा, प्लेइंग टेंस बता रही है क्या, प्लेइंग खेल रहा, यहाँ पर ये इस प्लेइंग और इस प्लेइंग में फर्क है। ये जो आपको क्रिया दिख रही है, आपको वर्ब दिख रही है, लेकिन हकीकत में ये किसका काम कर रही है, ये नाउन का काम कर रही है, संज्ञा का काम कर रही है, हाँ, ये किसका काम कर रही है, संज्ञा का काम कर रही है। यहाँ पर प्लेइंग का मतलब खेल रहा नहीं है, यहाँ प्लेइंग का मतलब हो गया खेलना, खेलना, ठीक है। तो ये किसी नाउन की तरह काम कर रही है, जेरेंट क्लोज है, ये जेरेंट क्लोज है ना, ING फॉर्म से स्टार्ट होने वाले जो क्लोजेज होते हैं उसको हम जेरेंट क्लोज कहते हैं। तो ये जेरेंट क्लोज है, प्लेइंग इज गुड हैबिट। तो यहाँ पर ये टेंस बताने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो क्रिया भी नहीं है, केवल आपको क्रिया दिख रही है, ये सही मायनों में नाउन है, किसी संज्ञा का काम कर रही है। ओके, अब इज, यहाँ पर देखो टेंस बताने वाली वर्ब है वो इज यानी है ना, तो ये स्टेट फॉर्म बोलते हैं इसको, स्टेट वर्ब है, स्टैटिक वर्ब।
और गुड, गुड तो एडजेक्टिव है। और हैबिट, हैबिट क्या है? हैबिट नाउन है ना। तो यहाँ पर टेंस बताने वाली क्रिया ये इज है, नहीं कि प्लेइंग है, जबकि यहाँ पर टेंस बताने वाली क्रिया यानी कि वर्ब प्लेइंग है। तो ये ध्यान रखना कि सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक टेंस बताने वाली क्रिया ही होगी, है ना। उसके अंदर टेंस बताने वाली क्रिया को एक बनाना है। आपके दो सेंटेंसेस है ना, सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस बराबर सिंपल सेंटेंस। तो शुरू वाले नंबर 1 वाक्य के अंदर भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपको, ये आप नोट कर लो। अब सिंपल सेंटेंस का हमने सूत्र लिखा था कि सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस बराबर सिंपल सेंटेंस। ये लिखा था। अब ये कोई सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, एक वर्ब है, टेंस बताने वाली वर्ब है, टेंस्ड वर्ब है, इसके अंदर एक टेंस बताने वाली वर्ब तो होगी। प्लस ये दूसरा वाला सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर भी क्या होगी, एक टेंस्ड वर्ब, एक टेंस बताने वाली वर्ब तो होगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और एक नया सेंटेंस बनेगा। उस सेंटेंस का अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल उसका रूप परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि अगर दो सेंटेंस को मिलाकर हम जो तीसरा सेंटेंस बनाएंगे नया वाला, उसका अर्थ चेंज हो गया, फिर तो उस सेंटेंस बनाने का कोई मतलब ही नहीं। अर्थ सेम रहे, अर्थ उन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने पर जो बनता है वही रहे, लेकिन इन दोनों टेंस जो वर्ब है, उन दोनों टेंस्ड वर्ब में से या तो इस टेंस्ड वर्ब को खत्म करो या फिर इस टेंस्ड वर्ब को खत्म करो, है ना। या तो इसको खत्म करो ताकि एक ही टेंस वर्ब है, या फिर टेंस बताने वाली इस क्रिया को खत्म करो, केवल यही एक टेंस बताने वाली क्रिया है। सिंपल सेंटेंस मीन्स उस सेंटेंस के अंदर टेंस बताने वाली क्रिया सिर्फ और सिर्फ एक है। कितनी है? एक है। अगर किसी सेंटेंस में, किसी लंबे सेंटेंस में टेंस बताने वाली क्रिया एक है तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? अगर टेंस बताने वाली क्रिया एक से अधिक है तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, या तो वो कंपाउंड सेंटेंस है या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर? तो ये फर्क है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये फर्क है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर टेंस बताने वाली क्रिया सिर्फ एक होगी, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा होती है। क्लियर? ओके। अब हम ले आते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंदर हम वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे, किस प्रकार से जोड़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने के कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, वो लिखते हैं। अब लिखिए पहला, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। देखो सिंपल सेंटेंस बनाने के विधियां हैं ये, है ना, तरीके हैं कैसे बनाते हैं। तो नंबर 1 पर है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। by using participles। LES by using participles। दूसरा लिखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर 2 पर है by using नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट।
नंबर 3 पर लिखिए, ये विधियां हैं सिंपल सेंटेंस बनाने की। नंबर 3 पर लिखिए नाउन अपोजिशन। नाउन, इसको आप नाउन अपोजिशन की बजाय लिखिए नाउन और, नाउन ओब्लिग नाउन फ्रेज, नाउन ओब्लिग नाउन फ्रेज अपोजिशन। है ना, या तो नाउन या फिर नाउन फ्रेज, दोनों के अपोजिशन। उसके बाद लिखिए टू इन्फिनिटिव। नंबर 4 है टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव या ओब्लिक करके इसको हम टू डॉट 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 टू, ये भी टू इन्फिनिटिव की तरह यूज होगा। उसके बाद लिखिए प्रीपोजिशन विद नाउन। नंबर 5 है प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड। विद नाउन और जेरेंड। मैंने अभी आपको बताया था जेरेंड क्लॉज आईएनजी से स्टार्ट होगा। उसके बाद लिखो एडवर्ब ओब्लिक एडवर्बियल फ्रेज। नंबर 6 पर है एडवर्ब ओब्लिक एडवर्बियल फ्रेज। और नंबर 7 पर लिखिए एन एडजेक्टिव। ये सारे बाय यूजिंग है, बाय यूजिंग, यहाँ पर जोड़ते जाना बाय यूजिंग बाय यूजिंग बाय यूजिंग बाय यूजिंग, हाँ बाय यूजिंग एन एडवर्ब एन एडजेक्टिव। बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव। और 8 नंबर पर आप लिख लीजिए कंजक्शन एंड। कंजक्शन AND एंड, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। ये इतने तरीके हैं। किसी भी दो सिंपल सेंटेंसेस को हम मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उस दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के ये 8 तरीके हैं। हम पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, हम नाउन या फिर नाउन फ्रेज को अपोजिशन में लेकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, प्रीपोजिशन विद नाउन, नाउन के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग करके या जेरेंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर एडवर्ब जैसे ही काम करने वाली एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और कंजक्शन एंड का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर? तो ये किन्हीं दो सिंपल सेंटेंसेस को मिक्स करके मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस करने का तरीके हैं, करने की विधियां हैं। इतने तरीकों से हम किन्हीं दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो आप इनको लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, इनको स्टेप बाय स्टेप इनका प्रयोग करते हुए हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, लगातार अपनी स्टडी में जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूती से कीजिए ताकि आप अपनी परीक्षा को 100% क्रैक कर सकें। ओके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट, थैंक यू।